हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता के बारे में डिस्कस किया था। ओके, उसमें मैंने आपको हीट कैपेसिटी की डेफिनेशंस के बारे में बताया था और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बता दिया था। तो सिंपली वापस से एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेशन सिंपल क्या थी कि दो टेम्परेचर के बीच में किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, वही क्या कहलाती है, आपका हीट कैपेसिटी कहलाती है। जिसकी डेफिनेशन तो हमने देख ली, फॉर्मूला उसका था, उसे रिप्रेजेंट कर रहे थे C से, Q बाय डेल T, यानी कि दो टेम्परेचर के बीच में कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए, वही आपकी क्या थी, हीट कैपेसिटी थी। इसके बाद जो है हीट कैपेसिटी को हमने इस फॉर्मूले से भी एक्सप्लेन किया था। एक तो क्या था, ये सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है, और दूसरा इसे किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं। और उसमें मैंने फिर आपको बताया था कि हीट कैपेसिटी यहाँ पर आप दो तरह की देखेंगे। एक तो है कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी होगी, उसे Cp से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगी उसे हम कहेंगे Cv। ओके, तो यहाँ तक हमने पूरा देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे हमें Cp और Cv की जो वैल्यू है या फिर उसके लिए जो इक्वेशन है उसको डिराइव करना है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी क्या होगी वो देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जो नीड होगी वो होगी थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की। जैसे कि मैंने पढ़ाते हुए भी बोला था, बहुत जगह आपका थर्मोडायनेमिक्स का ये फर्स्ट लॉ जो है यूज में आएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यहाँ पे यूज में लेंगे हम। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को आप अलग अलग तरीके से जो है यूज कर सकते हैं। आपने क्या पढ़ा था, जो जनरल फॉर्मूला पढ़ा था वो यही पढ़ा था, ठीक है, ये आपने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का। इसे और डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि W इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस PdV होता है, ठीक है, तो यहाँ पे W की जगह माइनस PdV भी लिखा जा सकता है। ओके, और Q वो के बाद में देखेंगे उसको। और जो है मैंने कहा था कि Q की जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जा सकती है, उसको जो है आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर इनफाइनेटसिमल चेंज की बात कर रहे हैं तो Q की वैल्यू जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे W अगर आपको जो है वो वर्क ऑन द सिस्टम हुआ है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वर्क बाय द सिस्टम हुआ है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क ऑन द सिस्टम हुआ है, मान लो वर्क बाय द सिस्टम हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, W माइनस W। तो यहाँ पे अगर PdV की वैल्यू आ जाएगी तो वो किस तरह से लिखी जाएगी, ये माइनस PdV, ठीक है। तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पे Q प्लस PdV, इसको इनफाइनेटसिमल चेंज। अब यहाँ पे देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो हमें बस उस तरीके से लिखना है जैसी हमारे इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमें जरूरत है। बहुत तरीके से इस सिंगल इक्वेशन को मॉडिफाई किया जा सकता है कि उस बेसिस पे कि आपको जरूरत क्या है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस PdV। डिपेंड करता है कि वर्क ऑन द सिस्टम हुआ है कि वर्क बाय द सिस्टम हुआ है, ठीक है। इसी इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, PdV। क्लियर है? ओके, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ये वाली इक्वेशन, क्योंकि हमें फिलहाल जो है वो इस वाले इक्वेशन की नीड है, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ये वाली इक्वेशन। सबसे पहले आपको ये सब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ते हुए आपको ये सारी इक्वेशंस नहीं लिखनी है, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। डिपेंड करता है कि आपको जो भी इक्वेशन डिराइव करनी है उस इक्वेशन के लिए इस
लॉ के कौन से फॉर्म की, लॉ की जो इक्वेशन है इसकी कौन सी फॉर्म की नीड है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, Q की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई है, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम इसे डिवाइड कर देते हैं टेम्परेचर से। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, मान लो कि मैं इक्वेशन 1 लिखूं इसको, तो इक्वेशन 1 को dt से डिवाइड करने पर, dt से डिवाइड करने पर, dt से कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिवाइड करने पर, कहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। क्यों, क्योंकि हमें लिखा है यहाँ पे कंडीशन कांस्टेंट वॉल्यूम है, dt से कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिवाइड करने पर, डिवाइड करने पर। तो हम जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे dq बाय dt ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dE प्लस pdv बाय dt, राइट, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने कहा है कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या है, ये क्या है, dV, मतलब कि इसे अगर, ये तो इनफाइनाइटेसिमल चेंज की बात हो रही है तो ऐसे लिखते हैं, अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चेंज हो रहा हो तो इस तरह से लिखा जाएगा, पर है दोनों एक तरह से ही डिफरेंस को बता रहा है। तो ये क्या है, V2 माइनस V1, या फिर इसे भी लिख सकते हैं V2 माइनस V1, राइट। अब V2 माइनस V1 का सिंपल सा मतलब क्या है, V2 माइनस V1 अगर 0 है तब तो हमारे इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो V2 और V1 दोनों सेम ही तो रहेगा, और अगर दोनों V2 और V1 सेम रहेगा तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर dV की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, dV की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसे हम 0 लिख सकते हैं। अगर मैं इस dV को क्या लिख दूं, dV को मैं 0 लिख दूं तो क्या मेरा pdV पूरा 0 नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पीछे क्या बचा, पीछे सिर्फ और सिर्फ बचा dE बाय dt, और कहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ध्यान रखना अगर कोई बाहर कंडीशन नहीं लगाई गई है तब तो ये इस तरह से लिखा जाता। देखो बहुत ही माइनर सी चीज है, इसीलिए कह रही हूँ थर्मोडायनेमिक्स को बहुत मन लगा के पढ़ना, बहुत छोटी छोटी चीजें, बस लिखने के तरीके अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, अगर बाहर कोई कंडीशन नहीं लगी है तो आप dt बाई dt लिख सकते हो, पर अगर कोई कंडीशन लगी है तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। समझ गए इस बात को, ठीक है। तो ये तरीका होता है, अगर आपको अभी तक कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ क्लियर कर लेना कि स्मॉल d कब लिखा जाता है, ये इस तरह से जब कोई कंडीशन बाहर लगी हुई ना हो, ओके, कोष्टक के बाहर, और जब कोई कंडीशन लगी हुई हो तो इसे इस डेल फॉर्म में लिखा जाता है। क्लियर ये, ठीक है। तो ये पूरी इसके पीछे की कहानी है कि इसे लिखना कैसे है वो भी आपको पता होना चाहिए कि इसको लिखते कैसे हैं, राइट। तो ये लिख लिया हमने, और साथ ही मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि dq बाई dt क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वापस से आपको डिस्कस किया, वापस से एक्सप्लेन किया था कि dq बाई dt क्या होता है। ये देखो, ये हमने इक्वेशन पढ़ी है, ये dq बाई dt किसके बराबर होता है, c के बराबर होता है, ओके। तो ये किसके बराबर लिख देंगे हम, c के बराबर। और हम बात किस पे कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं। ये हमने कहाँ पे निकाला, कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाला, तो इसे v से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन किसके लिए, cv के लिए। कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपके पास जो है हीट कैपेसिटी की वैल्यू आ गई, या इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, डेल ई बाई डेल टी वी, डेल ई बाई डेल टी वी। क्लियर है इतना, ओके। चलो, तो ये हो गई कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट
प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आपको क्या करना है, वही वाला इक्वेशन यूज करना है। कौन सा? फर्स्ट लॉ का, dE प्लस PdV। ओके, और अभी पूरी बात किस पे हो रही है? कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, राइट। तो हम इस dV को तो जीरो कर ही नहीं सकते, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये भी हमारी मान लो इक्वेशन 1 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 को कांस्टेंट प्रेशर पर dt से डिवाइड करने पर। कर लिया? ओके, अब देखो क्या करना है, हम करेंगे dt से डिवाइड कांस्टेंट प्रेशर पर। ओके, ये हुआ dE प्लस PdV। हम यहाँ पे किसी को भी जीरो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीरो करने वाला हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है, क्योंकि ये P है जरूर, पर ये डिफरेंस में नहीं है तो जीरो नहीं होगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको अगर याद हो तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, H इज इक्वल टू E प्लस PV पढ़ी थी। उसमें फिर ये जो इक्वेशन 2 है, इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, क्या होगा, ये uv है तो ये होगा t एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज p का डिफरेंशिएशन, राइट। ये कर दिया हमने यहाँ पे। अब जो है हम कह रहे हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा है, dP इज इक्वल टू 0 होगा। पहले भी बताया है P2 माइनस P1 अगर सेम है P2 और P1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dP इज इक्वल टू 0। P2 माइनस P1 सेम है तो P2 P1 सेम है तो ये हो जाएगा 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा 0 के बराबर। तो पीछे क्या बचा, DH इज इक्वल टू DE प्लस PdV। ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 में दिख रहा होगा, ये देखो DE प्लस PdV, और यहाँ पे भी क्या आया, DE प्लस PdV, जो कि किसके बराबर है, DH के बराबर है। तो हम इक्वेशन 3 से वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। DE प्लस PdV की जगह क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं DH। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 से देखते हैं, या फिर देखो बेटर होगा कि हम कहें यहाँ पे यहाँ पे नंबरिंग आप इस तरह से करो इसकी, ये ज़्यादा बेटर होगा। ये इसको 2 नहीं देते हैं, इसको 3 नहीं देते हैं, और ये 2 नहीं देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर चेंज करें, बाकी सब सही है, राइट। फर्स्ट नंबर इसको दिया था तो सेकेंड नंबर किसको देंगे, इसको दे देंगे, ये हमारा थर्ड हो गया। तो ये डिफरेंशिएट किसको करना है, इक्वेशन नंबर 3 को करना है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 को हमने कर दिया डिफरेंशिएशन। अब जो है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 क्या थी, dq बाई dt कांस्टेंट प्रेशर पे, ओके। और 2 में क्या था, DE प्लस PdV की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, DE प्लस PdV की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, DH, क्योंकि यहाँ पे ये किसके बराबर है, DH के बराबर है। तो यहाँ पे DH बाई dt, तो ये क्या है, सब कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो ये P, ओके। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम CP के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि dq बाई dt तो क्या होता है, C के बराबर होता है, और कांस्टेंट प्रेशर पे है तो ये CP के बराबर, राइट। और ये क्या हो जाएगा, डेल H डेल T
P और ये आपको मिल जाएगा Cp। क्लियर है ना इतना? ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से जो है हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पर निकाल सकते हैं। क्लियर? ओके। अब जो है नेक्स्ट मैं आपको एक जूल थॉमसन कोफिशिएंट और इन्वर्जन टेम्परेचर पढ़ा देती हूँ, क्योंकि इससे पहले आपको Cp और Cv में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, रिलेशन बताना है। ठीक है, यहाँ पे इस रिलेशन को बताने से पहले मैं आपको जूल लॉ बताऊंगी, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, क्योंकि अगर ये डेरिवेशन में अभी स्टार्ट करूंगी तो ये कंप्लीट नहीं होगा इस वीडियो में, राइट? तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल इस क्लास में जो है हम यहाँ तक पढ़ते हैं। यहाँ मैं नया टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, इसी का पार्ट है, एक छोटा सा लॉ है बस, वो देख लेते हैं, जूल्स लॉ या फिर जूल्स लॉ पढ़ लेते पहले। ठीक है, ओके। तो जूल्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, याद रखना इसमें देखो। जूल्स लॉ कहता है कि व्हेन एक्सपेंशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस, व्हेन, पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे पहले। एक्सपेंशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में जब एक्सपेंशन किया जाता है गैस का, या फिर वैक्यूम की जगह हम क्या कह सकते हैं कि जब प्रेशर क्या हो, बिल्कुल ही जीरो हो, तो उस केस में जो W की वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, जीरो। ठीक है, और जब W की वैल्यू जीरो होगी तो DE किसके बराबर होगा, DQ के बराबर। कैसे, ये देखो, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, DQ माइनस DW, या फिर प्लस माइनस जो भी है, ये जनरल इक्वेशन। ठीक है, ये अब हम कह रहे हैं कि अगर एक्सपेंशन किस में हुआ है, वैक्यूम में हुआ है, निर्वात में हुआ है। ठीक है, मतलब कहने का कि P इज इक्वल टू जीरो होगा। तो अगर कोई P इज इक्वल टू जीरो है, दाब जीरो है और वैक्यूम में कार्य हो रहा, अपने आप हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपको कोई वर्क तो करना ही नहीं पड़ा। एक्सपेंशन P जीरो है और वैक्यूम में है, सारा कुछ काम वैक्यूम में हो रहा है, निर्वात में हो रहा है, तो निर्वात में तो कोई वर्क करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो उस समय वर्क की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो ये हम कहेंगे कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो होगी। तो उस केस में DE इज इक्वल टू DQ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 1, राइट। अब हम कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर में कोई चेंज ना किया जाए, इफ द टेम्परेचर remains constant, if the temperature remains constant, then dq is equal to 0। ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा भी है क्या, Cp किसके बराबर होता है, Q बाय डेल T के बराबर। अब हम कह रहे हैं कि ये जो डेल T है यानी T2 माइनस T1 है, ये T2 और T1 दोनों अगर सेम है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि डेल T किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, डेल T किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो अगर मैं इसको लिखूं Q इज इक्वल टू C डेल T, तो ये तो हो गया जीरो। ठीक है, तो ये Q की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी यहाँ पर, राइट। तो इसलिए जब टेम्परेचर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है, तब जो आपका DQ की वैल्यू होती है वो क्या रहती है, जीरो रहती है। तो यहाँ से हमने ये पता कर लिया, राइट। अब कह रहे हैं कि अगर DQ की वैल्यू जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है कि DE की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। DE की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब इसे हमें आगे और एक्सप्लेन करना है कि जो E होता है वो किसका फंक्शन होता है, V और T का फंक्शन होता है, वॉल्यूम और
टेम्परेचर का फंक्शन होता है। इसी को डीई को ही आगे एक्सप्लेन करना है हमें, क्योंकि हमें जूल लॉ पर पहुंचना है, राइट। अब मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताया था कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो इक्वेशन ये ले लो, हम इक्वेशन ले लेते हैं, इसका इक्वेशन का नाम रखते हैं हम, इसको इक्वेशन को नंबर दे देते हैं। ये फर्स्ट नंबर किसको दिया था, फर्स्ट इसको दिया, सेकेंड लिख लो ये, ठीक है, और थर्ड ये। तो इसका हम लेते हैं परफेक्ट डिफरेंशिएशन। परफेक्ट डिफरेंशिएशन लेना आता है, हम सीखे हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। पहले करते हैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, फिर करते हैं इंटरनल एनर्जी को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे, राइट। उसके बाद देखो कि हमने कहा है, स्टार्टिंग में ही कहा है कि टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रखना भी गया। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो ये हमारी इक्वेशन, ये dt टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, यानी कि dt इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो गया। और जब टेम्परेचर 0 होता है ना, तो वॉल्यूम में किसी तरह का चेंज नहीं होता, ठीक है। वॉल्यूम में किसी तरह का सॉरी जब यहाँ पे टेम्परेचर 0 है तो उस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम भी लगभग 0 होना शुरू हो जाता है। वॉल्यूम भी क्या होता है, 0 होना शुरू हो जाता है। देखो कैसे, किस तरह से हम कह रहे हैं कि dV तो 0 नहीं था, क्या कह रहे हैं हम, dV तो 0 नहीं था, तो CV भी 0 नहीं होगा। dV तो 0 नहीं था तो CV भी 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ये किसके बराबर था, यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करना। हमारी पूरी इक्वेशन सिर्फ टेम्परेचर 0 होने पर 0 हो जाती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ टेम्परेचर 0 तो ये पूरा 0, अगर dV 0 नहीं है तो CV भी 0 नहीं होगा। पर यहाँ पे ये डेल E बाय डेल T V किसके बराबर होता है, ये CV के बराबर होता है, हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन किसके बराबर थी, ये हमारी इक्वेशन थी CV dt प्लस डेल E बाय डेल V T dV, ठीक है, डेल V बाय डेल T V dV, ओके। तो सिर्फ टेम्परेचर के 0 हो जाने से ये पूरी टर्म 0 हो गई। अगर टेम्परेचर में किसी तरह का चेंज नहीं हो रहा है तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा 0, ये भी क्या होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ओनली टेम्परेचर 0 होने पर हमारी पूरी इक्वेशन भी 0 हो जाती है, और यहाँ पे डेल E बाय डेल V T भी यहाँ पे 0 हो जाता है, सिर्फ टेम्परेचर के कांस्टेंट रहने की वजह से। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में चेंज के साथ इंटरनल एनर्जी में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। ध्यान से सुनो, यहाँ पे टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में चेंज के साथ इंटरनल एनर्जी में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चाहे वॉल्यूम बाहर कांस्टेंट हो कि नहीं हो, ये dV भले ही कांस्टेंट ना हो, CV भले ही कांस्टेंट ना हो, 0 के बराबर ना हो, पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के साथ इंटरनल एनर्जी में किसी तरह का चेंज नहीं आता, और ये टर्म जो है, ये पर्टिकुलर ये वाली टर्म, ये क्या हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। तो ये 0 के बराबर होगी तो 0 इंटू dV किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारी पूरी इक्वेशन ही यहाँ पे क्या हो जाएगी, dE इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगी। समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। तो ओनली टेम्परेचर पूरी इक्वेशन को जो है वो 0 कर देता है कांस्टेंट टेम्परेचर होने पर। क्लियर है, ओके। मैं यहाँ पे एक बार आपके लिए इसे सही से लिख देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई कंफ्यूजन ना हो, ओके, राइट। तो ये था dE बाय dV T, dV dt इज इक्वल टू 0 है,
पर dV इज इक्वल टू तो 0 नहीं है और CV इज इक्वल टू भी 0 नहीं है, फिर भी DE किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम में चेंज के साथ इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, इसलिए ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। दैट्स वाई DE ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। जिससे क्या कंफर्म हो गया? इससे ये कंफर्म हो गया जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो DE की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब हम कह रहे हैं कि जूल्स लॉ, इसी के आधार पर हम क्या कह रहे हैं? जूल्स लॉ क्या होता है? द एनर्जी ऑफ एनी गैस in the any gas is the function of temperature. It does not depends upon the volume. It does not depends upon the volume, and this is known as Joule's law. This is known as Joule's law. तो ये है आपका जूल लॉ। क्लियर हो गया यहाँ पे जूल्स लॉ? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv पढ़ेंगे। ओके।